गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका क्या नेम है, शब्द विचार। क्या नेम है जिसका? शब्द विचार। हमने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, जिसका क्या नेम है, शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ले प्लस आ प्लस ले, तो ये क्या हो गया? लाल। तो शब्द किन से बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं शब्द? वर्णों से बनते हैं। तो शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद हमने पहले भी अच्छे से शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। शब्दों के भेद सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद पढ़े थे? हमने 3 भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला भेद कौन सा था? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा कौन सा था? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। तीसरा कौन सा था? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा उनके खंड करने पर क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे काला, लाल, पानी। काला, लाल, पानी, माता आदि। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? सॉरी, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था? यौगिक शब्द के बारे में हमने पढ़ा था जो शब्द अन्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जो शब्द अन्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के प्रयोग से बनते हैं। इनके खंड करने पर दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलता है। क्या निकलता है? दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। पीतांबर, पिता प्लस अंबर, पीतांबर। दूध वाला, दूध प्लस वाला आदि। और योग रूढ़ शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था? योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, जैसे पंकज। पंक प्लस जय, पंक प्लस जय।
पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्मा, परंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यह योग होते हुए भी योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार जलद, खग, पीताम्बर, लंबोदर, गिरिधारी, चारपाई, चौमासा, गणेश, मुरलीधर आदि शब्द क्या है? योग रूढ़ है। तो हमने पहले भी अच्छे से व्यक्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े थे, आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा कौन सा होता है? देशज शब्द। देशज शब्द। चौथा कौन सा होता है? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। पांचवा कौन सा होता है? संकर शब्द। संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द के बारे में। हमने पढ़ा था ना कौन से होते हैं तत्सम शब्द? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, जैसे अग्नि, दुगध, अग्नि, दुगध, चंदर, वृक्ष आदि आदि। ये किसके उदाहरण है? तत्सम शब्द के। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ गया वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, दूध, जैसे आग, दूध, चांद, खेत आदि। ये क्या है? तद्भव शब्द। जिसमें क्या आ गया? जब वो संस्कृत से हिंदी में आए तो उसमें क्या हो गया? थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्दों के बारे में। जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, लोटा, बेटा, जूता, लुटिया, खुरपा आदि। ये क्या है? देशज शब्द। अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्दों के बारे में। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए और हिंदी भाषा में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, स्टेशन, तोप, तौलिया, चाकू आदि।
ये क्या है? विदेशी शब्द। संकर शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हिंदी में कुछ और ऐसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। इस तरह दो भाषा के मिश्रण से बने शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। सजा, सजा प्राप्त, सजा प्राप्त, सजा क्या है? फारसी शब्द और प्राप्त शब्द क्या है? संस्कृत है। टिकट घर, टिकट घर, टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द और घर हिंदी शब्द है। छायादार, छाया क्या है? संस्कृत शब्द और दार क्या है? फारसी शब्द है। अब हम देखते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द और आग क्या है? तद्भव शब्द। अज्ञान क्या है? तत्सम शब्द और अज्ञान क्या है? तद्भव शब्द। कदली क्या है? तत्सम शब्द और केला क्या है? तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव शब्द। घट क्या है? तत्सम शब्द और घड़ा क्या है? तद्भव शब्द। चंद्रिका क्या है? तत्सम शब्द और चांदनी क्या है? तद्भव शब्द। तो हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ना है इन तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। इसके बाद में क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द जैसे लुटिया, चुटिया, खटिया, लोटा, खराटा, चांद, चुटकी, मेल जोल, बछिया, गोल मटोल, कटोरा, थाली, जूता, खिड़की, डिबिया, पेट, कलाई, चाचा, भैया, ये क्या है? देशज शब्द है। तो आपको अच्छे से जानना है कि देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो आपको क्या करना है? इनके बारे में अच्छे से जानना है कि देशज शब्द कौन से होते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जैसे चाकू, कुल्ली, चेतक, चम्मच, कैंची, तोप, बहादुरी क्या है? ये तुर्की शब्द है। तो आपको विदेशी शब्दों के बारे में अच्छे से जानना है जो कहाँ से? जो विदेश से आए और हमारे बोलियों में प्रयुक्त हो गए। संकर शब्द जैसे वर्षगांठ, मांग पत्र, कपड़ा, बैठकबाज, रेल यात्री। तो संकर शब्दों के बारे में अच्छे से जानना और अच्छे से पढ़ना है। अविकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी किसको कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था ना पहले, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी किसको कहते हैं? जिनमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। चौथा कौन सा होता है? विशेषण। विशेषण जिनमें क्या होता है? इनके कारण जिसमें परिवर्तन हो जाता है वे विकारी होते हैं। और अविकारी किसको कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता
जो एक ही रूप में प्रयुक्त होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, इसे अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उसमेय बोधक अविकारी शब्दों के प्रकार हैं, अविकारी शब्द हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। किन के आधार पर पढ़ते हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और दूसरा निर्थक शब्द। निर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसको कहते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे नदी, लड़का आदि। ये क्या है? सार्थक शब्द। भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्दों का भी अध्ययन किया जाता है। और निर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे लक्का में गीपा आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका सार्थक अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस चैप्टर को आप क्या करोगे? इस चैप्टर जिसका क्या नेम है? शब्द विचार। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, और उसके क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लर्न करोगे। आज हमने क्या किया? इसको रिवाइज किया। इस चैप्टर को हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था, आज हमने इसका रिवाइज किया है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।